विजय बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी करता था। हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक उसका ऑफिस रहता था। हर रोज की तरह वो लगभग 6 बजे के आसपास अपने घर पहुंचता था। उसका बेटा लक्की बुरी तरह से तड़प रहा था। उसके घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि विजय अपने बेटे के साथ ही रहता था। विजय के बेटे के सिवा उसका पूरी दुनिया में कोई नहीं था। तब वह घबराते हुए लक्की से पूछता है कि क्या हो गया। लक्की किसी तरीके से बोलता है, पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। विजय जैसे तैसे उसको उठाते हुए नजदीकी अस्पताल में ले जाता है और वहां उसे एडमिट कर देता है। अस्पताल के लोग लक्की को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हुए विजय से कहते हैं, देखिए देखिए, आप परेशान मत होइए। अभी हम लोग इसको प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, जिससे इनकी हालत थोड़ी स्थिर हो जाएगी और जो भी इनको तकलीफ है वो नहीं होगी। लेकिन इनका असली इलाज तो डॉक्टर कुमार ही करेंगे, तो आप बाहर वेट करिए। डॉक्टर कुमार कुछ ही देर में आते होंगे, वे घर से निकल चुके हैं। विजय सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अस्पताल के सामने एक छोटे से गार्डन में जाकर बैठ जाता है और काफ़ी गहरे विचार में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के पास ही एक कार एक्सीडेंट होता है। काफ़ी लोग दौड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं। कार पलट चुकी होती है। किसी तरीके से दरवाज़ा खोलकर उस इंसान को बाहर निकालते हैं जो कि कार ड्राइव कर रहा था। आनन फानन में उसको भी उसी अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। उस इंसान को देखकर सारे डॉक्टर और वहां का पूरा स्टाफ सन हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सभी लोग काफ़ी हड़बड़ी से उस आदमी को लेकर जाते हैं। पूरा का पूरा स्टाफ उस आदमी को देखकर सहम सा जाता है और बड़ी हैरानी से देखते हुए सभी पूरे अस्पताल वाले उनके इलाज में लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर विजय चौंक जाता है और सोचता है कि शायद कोई बड़ा आदमी होगा। वह यही सोचते सोचते बैठा रहता है। तभी अचानक से उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जहां कुछ लोग रो रहे होते हैं। विजय ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उनकी तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से एक लड़का उनके सामने आ जाता है। विजय थोड़ा डर जाता है। वो लड़का बड़े गौर से विजय को देखता रहता है। विजय इशारा करते हुए कहता है, बेटा, वो लोग क्यों रो रहे हैं। लड़का बताता है, वो क्या है ना कि उनका लड़का अभी अभी मर गया है, तो इसलिए सब रो रहे हैं। हे भगवान, उनको ये दुख सहने की शक्ति दे भगवान। लेकिन तुम जानते हो क्या वो लड़का जो मरा हुआ है। लड़का थोड़ा दुखी होते हुए कहता है, मैं उसे काफी अच्छे से जानता हूँ। आखिर उसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। क्या तुम उसके रिलेटिव हो। हाँ, कुछ आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ था उसे। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ये तो नॉर्मल है, इसमें मौत थोड़ी होती है। तो क्या उसकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी। लड़का बताता है, नहीं नहीं नहीं। तो विजय काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तो फिर कैसे हुई। तभी लड़का थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, दरअसल उसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका ऑपरेशन किया गया। विजय बोलता है, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। लड़का बताता है, दरअसल उस लड़के के पेट में दर्द था, लेकिन डॉक्टर कुमार ने जानबूझकर ऑपरेशन करके उसका एक किडनी निकाल दिया। ये बात किसी को भी पता नहीं थी और उनकी इसी हरकत की वजह से ऑपरेशन के ही समय उस लड़के का हार्ट फेल हो गया और वह मर गया। बाप रे बाप, डॉक्टर कुमार इतना बेरहम डॉक्टर है, ये तो किसी को पता ही नहीं था।
सभी लोग तो उसे बहुत नेक और अच्छा डॉक्टर समझते हैं। और तो और वो तो पूरे एरिया का सबसे मशहूर डॉक्टर है। यही डॉक्टर तो मेरे लड़के का लकी लकी। लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने लड़के को लेकर किसी दूसरे अस्पताल में। लड़का कहता है, अरे आप परेशान मत होइए, आपका लड़का एकदम सही है। उसको भी फूड पॉइजनिंग की हुई थी जो अब सही हो चुकी है। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। दरअसल अंकल, जब आप उसको एडमिट कर रहे थे तब मैंने आपको देखा था। अभी मैं वहीं से आ रहा था तो देखा कि वो एकदम सही है। लेकिन लेकिन बेटा, अगर कहीं डॉक्टर कुमार आ गया तो फिर कहीं वह मेरे बेटे का तुम्हारा रिलेटिव के जैसा हाल कर दे तो? अरे नहीं अंकल, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर कुमार अब दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएगा। विजय पूछता है, नहीं आएगा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लड़का बताता है, दरअसल 10 से 15 मिनट पहले उनका एक्सीडेंट हो गया है और वह मर चुका है। अभी कुछ देर पहले ही उसकी डेड बॉडी को अस्पताल में लाया गया था जब काफ़ी भीड़ हो गई थी। क्या? क्या कहा तुमने? और तुम्हें इतना सब कैसे पता चला? लड़का बताता है, अरे अंकल, मैं उस समय वहीं पर था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ हाँ हाँ, अभी किसी नए मरीज को लेकर पूरा स्टाफ भागा जा रहा था। उसको देखकर तो मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे कोई महान हस्ती हो जिसके पीछे पूरा अस्पताल ही इलाज करने के लिए लगाया जा रहा था। ओह, तो वही डॉक्टर कुमार था। हाँ अंकल, वही था, लेकिन अब वह मर चुका है। लेकिन लेकिन अंकल, आप निश्चिंत रहिए। आप जाइए। आप अपने लक्की को अपने घर लेते जाइए, वो एकदम सही है। आप जल्दी जल्दी चलते हुए विजय लक्की के पास आता है। लक्की को सही सलामत देखकर विजय भगवान का धन्यवाद करता हुआ लक्की को लेकर घर जाने लगता है। हॉस्पिटल से जाते समय विजय फिर से उन लोगों को रोते हुए देखकर लड़के के पिता के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अरे भैया, हमारा आपका शायद कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता ज़रूर है। आपके लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन जो हो चुका है उसको तो कोई बदल नहीं सकता ना। अब आप अपने आप को संभाल कर अपने घर वालों को भी संभालिए। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। डॉक्टर कुमार के कारण आपके बेटे का ये हाल हुआ। शायद इसीलिए डॉक्टर कुमार का भी अभी कुछ देर पहले एक्सीडेंट हो गया है और वह भी मर गया है। खैर भैया, क्या मैं आपके लड़के को एक बार देख सकता हूँ ताकि मैं इनके अंतिम बार दर्शन कर सकूं? विजय के इतना कहते ही उस लड़के के पिता जैसे ही अपने लड़के के चेहरे से जिद्दर हटाते हैं, वैसे ही विजय अपने सर पर हाथ रखकर सदमे से 2 कदम पीछे की तरफ चला जाता है। विजय की इस हरकत को देखकर उस लड़के के पिता विजय से कहते हैं, देखा आपने, मेरा लड़का अभी 20 साल का ही था। विजय डरते हुए बड़े ही आश्चर्य से कहता है कि मैं तो इससे अभी कुछ देर पहले ही बात कर रहा था। संदीप एक तांत्रिक को साथ में लेकर अपने घर में आता है। संदीप की पत्नी, बड़ा भाई विपिन और उसकी पत्नी सुनैना काफी डरे हुए बैठे रहते हैं। तांत्रिक आते ही एक गोल घेरा बनाकर अपना तंत्र विद्या शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में विपिन के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसकी आंख लाल हो जाती है, वो क्रोध में आ जाता है। फिर दांत पीसते हुए तांत्रिक से कहता है, अब तू आया है मुझे मेरे भाइयों से अलग करने? हाँ, सच कहा तूने, अब तेरा अंत है। जहां प्यार है वहां तो बस शुरुआत होती है, अंत नहीं। तू प्यार नहीं, नफरत करता है, इसीलिए इन सबको परेशान करता है। नफरत?
हाँ, नफरत तो इन लोगों ने किया था मुझसे और आज भी करते हैं। मैंने तो हमेशा इनसे इन सबको प्यार किया था, इसलिए शायद आज भी इन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये कैसा प्यार है कि दूसरों को तकलीफ हो? ये तो इन सबसे पूछना बेहतर होगा। अगर कोई प्यार को तकलीफ समझे तो इसमें दोष तकलीफ समझने वाले का है, ना कि दूसरे का। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये सब फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं कर पाएंगे और मुझे ही दोषी ठहराएंगे। तो फिर तुम ही बता दो, गलती किसकी कहाँ हुई है? अरे तांत्रिक, अब क्या फर्क पड़ता है कुछ बताने या समझाने से? ये तो खुद को ही पता होना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है। या 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 मैं कहाँ गलत हूँ? तो तू बड़ा जानी फिरता है। हाँ, तेरी नज़र में तू सही है ना? अरे तांत्रिक, ज्ञानी तो मैं हुई, अपने सभी भाइयों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। अरे तो फिर अपने भाइयों को छोड़ क्यों नहीं देता? अपने भाइयों को छोड़ना ये ज्ञानी लोगों को शोभा नहीं देता तांत्रिक। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तू हम भाइयों के बीच में मत पड़ना फिर, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। चला जाए यहाँ से, मैं तुझे भी माफ कर दूंगा। लेकिन तांत्रिक जैसे जैसे अपनी सिद्धि करने लगता है, देखते ही देखते वैसे ही तांत्रिक का पेट फटने लगता है। फिर वो तड़पने लगता है और धीरे धीरे उसके प्राण निकल जाते हैं। धीरे धीरे सिचुएशन भी सामान्य सी हो जाती है। विपिन बड़े ही असर से पूछता है, अरे ये तांत्रिक क्यों जमीन पर क्यों लेटा हुआ है? संदीप असहाय होते हुए कहता है, एक दूसरा फिर से मर गया, अब क्या होगा हम लोगों का? लगता है हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। 2 एकड़ जमीन भी बिक चुकी है। उन जमीन का जो भी पैसा मिला था वह सब बीमारी के इलाज में खत्म हो गया है। अब तो आर्थिक हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। 2 दिन के बाद संदीप की पत्नी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। संदीप उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है और दवा दिलाकर लाता है। अगले दिन तक भी उसे आराम नहीं होता। तो संदीप विपिन को धीरे से कहता है, अरे तो उमेश का ही काम है, पिछली बार की तरह कितनी भी दवा खिला दो, कोई भी फायदा नहीं होगा, बस पैसे ही खर्च होगा और कुछ नहीं। विपिन थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर क्या किया जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे दोनों ऐसी बातें कर रहे थे, तभी एक ब्राह्मण दरवाजे पर आकर जोर जोर से कहता है, अरे देने वाले, कुछ इस ब्राह्मण को दे दो, भगवान तुम लोगों का भला करेगा। विपिन कुछ अनाज लेकर उस ब्राह्मण को देने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तभी वह ब्राह्मण क्रोधित होते हुए कहता है, नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम रख लो अपना अनाज, मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता, मैं जा रहा हूं। विपिन हाथ जोड़कर निवेदन करता है, क्या हुआ ब्राह्मण देवता, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुमने मेरे साथ नहीं, अपने भाई के साथ गलत किया है। तुम लोग जब अपने भाई को नहीं खिला सकते तो मुझे क्या खिलाओगे? इतना सुनकर विपिन ब्राह्मण देवता के पैरों में गिर जाता है और उनसे विनती करने लगता है, हमें हमें बचा लो, हमें बचा लो, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। विपिन की बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ी देर में राजी हो जाते हैं। चलो ठीक है, एक बार कोशिश करके देखता हूं। विपिन ब्राह्मण को अपने घर के अंदर ले जाता है। ब्राह्मण हवन कुंड बनाकर बैठकर कुछ मंत्रोच्चारण करने लगता है। तभी देखते ही देखते संदीप की पत्नी का रूप अचानक से रुद्र हो जाता है। उसके बाल खोल दिए जाते हैं। वह खरखराती हुई आवाज में ब्राह्मण से कहती है, तो अब तू आ गया मरने के लिए? नहीं,
मैं मरने के लिए नहीं, तुझे तेरे लोगों से मिलाने के लिए आया हूं। संदीप की पत्नी रोते हुए कहती है, क्या क्या कहा तूने? सच में? क्या तू सच कह रहा है? हाँ, सच में। मैं तुम इनसे दूर नहीं, बल्कि इन्हें तुमसे मिलाने में आया हूं। तू तो पहले से ही उनसे मिला हुआ है, बस यही तुझसे नहीं मिल पा रहे थे। तो अब तुम ये बताओ कि क्यों खफा हो अपने परिवार से? आज तुम बोलो। अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर इन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। और वैसे भी गलतियां तो सबसे होती हैं। कम से कम एक बार और सही अपने परिवार वालों को मौका तो दो। तुम तो हमेशा से अपने परिवार के सबसे होनहार थे ना, और पढ़े लिखे भी। तो बताओ अपने बारे में, आखिर क्या दिक्कत या परेशानी है जो तुम इन लोगों से कहना चाहते हो? संदीप की पत्नी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, मेरा नाम उमेश है। मैं परिवार में सबसे छोटा था। सबसे छोटा हमारे परिवार में लाडला होता है, लेकिन मैं तो नौकर बन के रह गया। जब भी मैं पढ़ने बैठता, ये लोग मुझे जानबूझकर कोई ना कोई काम पकड़ा देते थे। मैं फिर भी हंसी खुशी काम करता था और समय निकालकर पढ़ भी लेता था। और तो और, इन सभी लोगों से ज़्यादा पढ़ाई किया हूँ मैं। इन लोगों ने पहले तो मेरे हिस्से की ज़मीन भी अपने अपने नाम पर करवा ली। उसके बाद उसके बाद एक दिन जंगल में पड़ने वाली एक एक झाड़ीदार खेत को पानी से सीखने के लिए मुझे वहां पर भेज दिया, जहां पर एक सांप ने मुझे डस लिया। तब मैं किसी तरह से अपने घर पहुंचा, लेकिन अफसोस, ये लोग फिर भी मुझे कहीं दिखाने के लिए नहीं ले आए। धीरे 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 मैं तड़पते हुए मर गया। लेकिन लेकिन ये नामुराद, ये कमबख्त, इनका दिल शायद पत्थर का था, एक बार नहीं पसीजे। जो भी हो, मैं इन सबसे बहुत प्यार करता था, और आज भी करता हूँ। इसीलिए मैंने छोड़कर आज भी नहीं जा पा रहा हूँ। और अब तो मुझे कोई भी इनसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। ओह, तो ये बात है। तुम तो बहुत ही अच्छे हो उमेश। देखो उमेश, तब तो जो भी हुआ वह बहुत ही गलत हुआ, ये बात तो सच है। लेकिन अगर तुम्हारा परिवार किसी भी तरह से दुखी रहेगा तो तुमको भी तो तकलीफ होगी ना। फिर थोड़ा सोचते हुए ब्राह्मण बाकी लोगों को काफी भला बुरा कहने के बाद कहते हैं, चलो, कम से कम तुम लोग अब तो अपनी अपनी गलतियों का एहसास कर लो। ये तुम्हारा भाई तुम लोगों का दुश्मन नहीं है। ब्राह्मण के इतना कहते ही सभी लोग रोते हुए अपनी अपनी गलतियों के लिए उमेश से क्षमा मांगने लगते हैं। उसके बाद संदीप काफी भावुक होते हुए कहता है, भाई उमेश, ये सामने वाला कमरा तुम्हारा था और हमेशा के लिए तुम्हारा रहेगा। और आज से तुम्हें नियम अनुसार सुबह और शाम एक थाली जरूर मिलेगी, और जो मैं ला के दूंगा, और कभी कभार घर वाले भी ला देंगे। और ये सिर्फ तुम्हारे सम्मान के लिए होगा, जिसके शायद तुम सबसे ज्यादा हकदार थे, और जिसे शायद हम बदनसीब कभी समझ नहीं पाए कि हमने एक सच्चे प्यार वाला भाई खोया है। इतना सुनते ही पूजा जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर के बाद वह एकदम से नॉर्मल हो जाती है। तब वह ब्राह्मण मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए जाते समय कहता है, याद रहे, अब जो तुम लोगों ने उमेश से कहा है उसको नियम के साथ करते रहना। तुम सबका भलाई होगा। आखिर वह तुम्हारा भाई है और तुम सबसे सच्चा प्यार करता है।
ट्रेन काफ़ी तेज़ गति से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज़ बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक पूरे के पूरे इकोनॉमिक कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। कैबिन का एकांत और ये भयानक मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी भयानक तरीके से हो रही थी कि मैं स्टेशन का नाम तक नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से कट जाए, या फिर एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निकाल सके। काश कोई होता इसमें जो मेरे साथ बैठ के मुझसे थोड़ी सी बातें कर पाता। तभी किसी ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान वहां पर ढंग से लगाने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर चैटर्जी। वो बोला, मैं दरअसल कोलकाता जा रहा हूँ। कुछ आफ्टर बर्थ से रिलेटेड एक कार्यशाला में मेरे को भाग लेना है। अगर आपको आफ्टर बर्थ नहीं पता तो मैं बता दूं कि आफ्टर बर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर चैटर्जी उन्हें पुनर्जन्म के लिए मतलब पुनर्जन्म से संबंधित कुछ बातें हो रही थी जिसके लिए उन्हें कार्यालय में कोलकाता जाना था। जब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया तो मैंने भी उन्हें अपने बारे में बताया। मैंने बताया कि मैं कानपुर के व्याख्याता के पद पर हूँ और मैं दरअसल पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने की आग्रह की, मतलब कि मुझसे भी कई बार उसने पूछा, लेकिन मैं ठहरा सशंकित व्यक्ति का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मेरे लिए असंभव था। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं है, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके शब्द सुनकर मुझे जैसे सांप सूंघ गया, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद मैं और वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल करता हूं मैं। ये सुनते ही वो जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है, मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे था, तो मैंने उसे समझाया। इस पे उन्होंने बोला कि मुझे उनके जो अस्तित्व है उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक डिबेटर हूं। अब रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा के दौरान मैं अपने फर्स्ट क्लास के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था, जो कि मेरा बेड बना हुआ था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गरम अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा, लेकिन कोई नहीं था। मेरे अलावा उस कक्ष में कोई भी नहीं था। हाँ, बस मेरा वो सहयात्री था जो कि मेरी सामने वाली बर्थ पर घोड़े बेच कर सो रहा था। ये देखकर मैं फिर से सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की आवाज़ तेज तेज सुनाई दी।
मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं?" मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए कहा, "अभी नींद नहीं आ रही है।" मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे कैबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंखें बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। डर और घबराहट के कारण मुझे काफी तेज लघु शंका आ रही थी और इसी के चक्कर में मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपने बर्थ की तरफ भागा। यहां देखा तो वो इस सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे अरे क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो? इतना मासूम लग रहा था वो, जैसे जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहां भी और वहां टॉयलेट में भी?" वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं भी रह सकता हूं। ये सुनते ही मैं घबराहट के मारे तरबतर पसीने से नहा गया और एकदम निर्जीव सा उसके सामने खड़ा था। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे ऐसे लोगों के कारण ही हम भूत प्रेत लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी कैबिन के अंदर टिकट चेकर आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि ये वही सहयात्री था और वो टिकट चेक करके मुस्कुराता हुआ चला गया। आज मैं बहुत खुश थी। दरअसल मेरे 10वीं के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और मामा के यहाँ जाने को मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे पैसे दे दो। दरअसल मुझे पीसीओ जाकर मामा को कॉल करना था कि मामा मुझे यहाँ पर किसी को लेने के लिए भेज दें। ये तब की बात है जब से लैंडलाइन फ़ोन ही हुआ करते थे और मामा के यहाँ तो घर पे फ़ोन था, लेकिन मेरे यहाँ कोई फ़ोन नहीं था। इसलिए मुझे किसी भी रिश्तेदार को फ़ोन करने के लिए पीसीओ जाना पड़ता था। खैर, मम्मी से पैसे लेते ही मैं चौराहे की तरफ पीसीओ पर चल दी। मामा को फ़ोन लगते ही बिना इधर उधर की बातें करे मैंने सीधा ही बोल दिया कि मामा राजू को भेज दो, मुझे आके ले जाए, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। मामा को भी पता था कि मुझे वहाँ कितना अच्छा लगता था, सो उन्होंने तुरंत बोला, ठीक है, गोलू तुम्हें लेने आ जाएगा, तुम तैयारी करो। ये सुनते ही मेरी खुशी का तो ठिकाना ना रहा। अगर मुझे कोई दुनिया भर में कहीं भी घुमाए ले जाए तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी मुझे गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर के नाम से होती थी। वो भी क्या दिन थे। याद आता है तो तन मन करता है कि काश वो दिन फिर से लौट आए या फिर कोई टाइम मशीन बना दे ताकि मैं फिर से उन पुराने दिनों में जी सकूं। खैर, अब मैं पैकिंग करके बस राजू दद्दा का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आए और कब मैं वहाँ जा सकूं।
3-4 दिन के इंतज़ार के बाद राजू दद्दा आए। मेरी बहन ने भी बहुत ज़िद की कि मुझे भी दीदी के साथ जाना है, लेकिन मम्मी ने उसे ये कहकर रोक लिया कि अगर तुम दोनों ही चली जाओगी तो मैं और तुम्हारे पापा अकेले कैसे रहेंगे। वो भी काफ़ी छोटी थी, मम्मी के बिना वैसे भी वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती, तो इसलिए मैं अकेले ही चल दी। वहाँ पहुँचते मुझे शाम हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस में बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा मैं बोर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सबको देख, सबसे मिलकर मेरी थकान छूमंतर हो गई। मेरा तो बहुत मन था कि सबसे ढेर सारी बातें करूं, लेकिन मामू, मेरी मम्मी, जिन्हें प्यार से हम सब मामी ना कहकर मम्मू कहते थे, उन्होंने कहा कि अब खाना खाकर आराम करो, अभी तो बहुत दिन रुकना है, बातें तो होती रहेंगी, खाना खा लो जल्दी से। बस इसी वजह से मामी के हाथ का मिट्टी के चूल्हे में बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाकर मेरे को जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन, अरे ईशू, जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे दद्दा, आपने तो बताया नहीं कि ये घर टूट के नया घर बनने वाला है। बड़ा बड़ा अजीब है ये तो। देखा तो घर की बाउंड्री पूरी की पूरी टूटी हुई थी और घर बनाने का सारा सामान घर के पीछे की तरफ रखा था, लेकिन यह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दद्दा को अच्छे से पता था कि वो घर मेरे लिए क्या मायने रखता था और उनके लिए भी, पर घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, इसलिए तुड़वा के बनवाना ज़रूरी था। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे लग रहा था इस बार मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। ना मैं यहाँ आती और ना ही अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखती। वो घर जिसमें ना जाने मेरी कितनी अनमोल यादें जुड़ी थी। मेरी और मेरे बाकी कज़न्स की हर गर्मी की छुट्टियां यहीं बीतती थीं। हम सब खूब धमाके चौकड़ी मचाते वहाँ पर, लेकिन वो अब टूटने वाला था। मैं वहीं पर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझे लग रहा था काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये घर बच जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं समझ रही थी कि नया घर बनना ज़रूरी है, मुझे नया घर बनने की खुशी थी, लेकिन पुराना घर टूटने का गम भी था। मुझे पता है मेरे साथ 2 घर के बाकी सदस्य का भी वही हाल था। मैंने जब से होश संभाला था, मेरी हर गर्मी की छुट्टी वहीं बीतती। शुरू में मेरी बहन राशि भी मेरे साथ ही रहती थी और साथ में मम्मी भी रहती थी। कुछ दिन मेरे साथ, फिर छुट्टियां होते ही मैं अकेले ही आ जाती मामा या दद्दा के साथ। मेरी मुझसे 2 साल बड़े दद्दा से खूब पड़ती थी। कभी कभी तो किसी साल बाकी बचे मौसी के बच्चे भी आ जाते। फिर तो हम ही हम दिखते पूरे गांव में। सारे गांव से हमारी शिकायतें आती। घर की छत पर बना घास का तिकोना, छप्पर, जिसके नीचे बैठकर हम गर्मियों की दोपहर में गुड्डे गुड़ियों के साथ ब्याह रचाते, वो अब टूटने वाला था। घर के एक कोने में अलग से बनाया गया रसोई घर, जिसमें हम खेल खेल में खाना बनाते थे, वो भी टूट जाएगा। दिक्कत ये नहीं थी कि वो नहीं बनेगा, दिक्कत ये थी कि बालू सीमेंट के घर से बने हुए घर में वो बात कहाँ है। सबसे ज़्यादा मुझे नानी के बारे में सोच के दुख हो रहा था। जिस घर में वो शादी करके आई, जहाँ उनके बच्चे का जन्म हुआ, और जिस घर को नाना जी के साथ मिलकर उन्होंने इतने प्यार से सहेजा था, और कुछ साल पहले नाना जी की डेथ के बाद उस घर में बसी उसकी यादें ही उसके लिए सबसे बड़ी अमानत थी, जो उस घर के हिस्सों में समाई थी। क्या नानी उस घर से खुद को पहले की तरह जोड़ पाएंगी? घर के आंगन में लगा नीम, अमरूद और नींबू का पेड़, जहाँ काट डाल के वो धूप सेकती थी, क्या वो रह पाएगा? वो क्यारियाँ जिन्हें नानी ने मेहनत करके बनाया था, जिनमें लगे फूलों, छोटे छोटे पौधों को वो बच्चों की तरह संभालती हैं, सब बेकार हो जाएंगे, सब हटा दिए जाएंगे। ये सब सोचते सोचते
समय कितना बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, ये बात पहले कभी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे अचानक कुछ याद आया। निशु बेटा, खाना खा लो आकर। कब तक धूप में ऐसी बैठी रहोगी? देखो कितना समय हो गया है। तभी नानी की कांपती आवाज मुझे सुनाई दी। मैं भाग के उनके आंचल में छुप गई। उन्होंने भी मुझे कस के थाम लिया। ऐसा लगा जैसे मम्मी नहीं अपनी गोद में लिया हो मेरे को। मेरी आंसुओं से भरी आंखें उनसे छिपी ना रह सकी। कांपते हाथों से जब उन्होंने मेरा चेहरा उठाया तो मैंने देखा उनके प्यारे से झुर्रियों से भरे गोरे गोरे दो चेहरों पर कितनी शांति थी, लेकिन आंखों में छुपे दर्द को वो छिपा नहीं पाई थी। नानी ने कहा, निशु चलो बिटिया खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगी कि तुम्हारी बेटी खाना ना खा रही, कितनी दुबली पतली हो गई है। नानी बहुत रुक रुक के, बहुत अटक अटक के बोल रही थी। तभी मैंने उनसे बोला, नानी एक बात बोलूं, आप कुछ कहती क्यों नहीं हैं? सारा घर बदल जाएगा, सब इधर से उधर हो जाएगा। वो कोठरी भी तो पूरी गिरा देंगे जिसमें आप किसी को भी आने नहीं देती थी। उस कोठरी में क्या है नानी? मुझे पता है नानी कि आपको भी ज़्यादा कोई खुशी नहीं है, और हाँ, कल मैंने देखा था कि आप रो रही थी। अरे नहीं बिटिया, वो तो बस ऐसे ही तुम्हारे नाना जी की याद आ रही थी। यही कहते कहते नानी की आंखों से फिर पानी आ गया। निशु चलो मेरे बच्चे, पहले खाना खा लो, चलकर मम्मू इंतजार कर रही हैं तुम्हारी। मैं खाना खा लूंगी, पर पहले आप ये बताइए कि उस कोठरी में क्या है। अच्छा ठीक है, पहले खाना खाओ चलकर, वो मैं तुम्हें रात को बताऊंगी पक्का। शाम को मैं और राजू दद्दा वहाँ पर बैठे हुए नए घर बनने के बारे में बातें कर रहे थे। वो मुझे बता रहे थे कि कहाँ पर क्या बनेगा, लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों पर कम और ढलते हुए सूरज को देखने पर ज़्यादा था। मैं बस रात का इंतज़ार कर रही थी। तुम क्या सोच रही हो निशु? मेरा ध्यान अपनी तरफ ना पाकर उन्होंने मुझसे कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि अब मेरे घर और इस घर में क्या फ़र्क रह जाएगा। मुझे इस कच्चे घर में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब भी ये भी पक्का हो जाएगा। अब गांव भी कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। गांव में भी शहरों की तरह सभी सुख सुविधाएं हो रही हैं। लेकिन निशु, तुम्हें नहीं लगता हम गांव वालों को भी सुख सुविधाओं का हक होना चाहिए, शहर के लोगों की तरह? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब गांव और शहर में फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा है। खैर, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, ये सब छोड़ो। आप ये बताओ कि उस कोठरी और रसोई का क्या चक्कर है? क्यों बनवाया गया उन्हें? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। निशु, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। हो सकता है तुम्हारे खेलने के लिए बना दिया गया हो, उन्होंने हंसते हुए कहा। दद्दा, आप मेरी बात को हमेशा मजाक में लेते हैं। अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, मैंने गुस्से में भरकर कहा। क्या आपने कभी भी किसी और के यहाँ ऐसा देखा है कि खाना कहीं और बनता हो और एक चूल्हा अलग से सिर्फ इसलिए बनवाया जाए ताकि बच्चे खेल सकें? दद्दा, मेरी इरिटेशन बढ़ती जा रही है। अब वो भी सीरियस हो गए थे। हाँ यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ निशु, तुम सही कह रही हो वैसे, उन्होंने भी कुछ सोचते हुए कहा। क्यों ना हम दादी से ये बात पूछें? इससे पहले कि मैं उन्हें बता पाती कि दादी से मैं ये सवाल पहले ही पूछ चुकी हूँ, और मैंने उनसे इसलिए पूछा क्योंकि मुझे शक था कि दादी शायद ही कुछ बताएं। मुझे लगा था कि उन्होंने उस वक्त सिर्फ मुझे बहलाने के लिए कह दिया था बस। तब तक राजकुमारी, जो दादी की देखभाल करती है, भागते हुए हमारे पास आई। भैया जल्दी चलो, अम्मा को पता नहीं क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गई हैं। काका भी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, और मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि
वो हाफते हाफते बोल रही थी। ये सुनते ही हम बेतहाशा घर के अंदर भागे। देखा तो मम्मू रोए जा रही थी और तेजी से उनके हाथ पैर तलवे सहला रही थी। राजू जा, डॉक्टर को बुला कर ला और किसी तरह पापा को भी खबर कर दे। वो सजीवन चाचा जी क्या गए हैं? मम्मू रोते रोते बोली। डॉक्टर चाचा ने मुआयना करने बाद बताया कि नानी को दिल का दौरा पड़ा है और शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर तो हम सब बहुत घबरा गए। मामा और मम्मू उन्हें लेकर अस्पताल गए। घर में सिर्फ मैं, राजकुमारी और दद्दा बचे हैं। हम तीनों ही रो रहे थे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी ही जल्दी मेरी दादी ठीक हो जाए। मैं खुद को कोस रही थी कि मैं नानी से क्यों पूछा। वो कैसे दुखी हैं और पता नहीं क्या हो गया उन्हें, और मुझे उनसे वो सब नहीं पूछना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। आज रात हमारी नींद से नाता कोसों दूर था। हम दोनों वही आंगन में अपनी अपनी चौपाई बिछा के बैठ रहे थे और राजकुमारी कुछ दूर पड़े अपने तख्त पर बैठी थी। समय काटने के लिए मैंने उनसे पूछा कि वो हमें अपने बारे में बताए कि वो इस घर में कब से है। उसने बताना शुरू किया कि नानी एक बार जब नाना जी के साथ शहर गई थी, वहीं पर 9 साल की राजकुमारी बस अड्डे पर बैठी रो रही थी। नानी के पूछने पर वो टूटी फूटी हिंदी में उसने बताया कि वो अपने परिवार से बिछड़ गई है। नेपाल में किसी ने उसके माँ बाप को बाहर चलकर काम दिलाने का वादा किया था और वो लालच में आकर अपनी 2 बच्चों के साथ अवैध रास्ते पर भारत आए थे। यहाँ आने के बाद कुछ दिन तो इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन जब राजकुमारी सो रही थी, तब पता नहीं कैसे कोई उसे उठाकर रायबरेली ले आया। वहाँ से मौका पाकर वो भाग तो आई, लेकिन अनजान देश में वो क्या करे, कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब नानी उसे अपने साथ लेकर आई थी और नाना जी ने बहुत कोशिश करी थी उसके परिवार को ढूंढने में, लेकिन कुछ पता नहीं चला और उसे ठीक से अपने घर का पता भी मालूम नहीं था। इस तरह हमेशा के लिए वो यहीं रह गई। नानी ने उसका घर बसाने की खूब कोशिश करी, लेकिन छोटे कद की दुबली पतली काया और अजीब सी आंखों वाली राजकुमारी किसी को पसंद नहीं आई। नीशू उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक उन्हें लगा उस बंद कोठरी में कोई चल रहा है। तीनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा और भय से उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुम दोनों ने भी कुछ सुना? राजकुमारी ने डर और संशय से पूछा। हाँ दादी, वहां कोठरी में शायद कुछ है। हम दोनों ही मरी सी आवाज में एक साथ बोले। आज हमें समझ आ चुका था कि मौका पड़ने पर हम कितनी बहादुरी दिखा सकते थे, क्योंकि इतने में ही हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि वो आवाज हम सब ने सुनी थी, किसी का भ्रम नहीं था। खैर, अब सवाल यह था कि उस बंद बड़ी कोठरी में कौन हो सकता है। हम तीनों ने एक साथ दिमाग में कहा, भूत। ये सोचते ही हम अपने बिस्तर से भागकर सीधा घर में बाहर की तरफ बने मेहमाने में गए। मेहमाने एक कमरा होता है जो मेहमानों के लिए होता है। वो गांव में कहा जाता है मेहमाने। अब हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां कोई रुककर एक बार कंफर्म कर ले कि वो आवाज किसकी थी। क्या आप दोनों ने भी कभी ये आवाज सुनी थी पहले? मैं डरते हुए दोनों से पूछा। नहीं, कभी नहीं नीशू। आज से पहले शायद कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, दद्दा बोले। हाँ हाँ, हम इससे पहले कभी घर पर अकेले भी तो नहीं रहे ना, है ना? और ना ही कभी ऐसा हुआ कि रात में अम्मा घर में रुकी हो। चाहे कहीं भी जाएं, पर रात तक घर में जरूर आ जाती हैं, राजकुमारी ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे वो जो कोई भी है उसकी आवाज सुनते ही बाहर आ जाएगा। खैर, अब हम में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भूत या फिल्म में
या सीरीज की तरह उस हालत में उसे आवाज़ दे सके और पूछे, कौन है वहाँ? इसलिए कुछ देर तक जो हमने इंतज़ार किया, शायद फिर कोई आवाज़ आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी हम में से कोई भी वहाँ नहीं गया और ऐसे ही बैठे बैठे कब आँख लग गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुलते ही रात वाली घटना फिर याद आते ही किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस कोठरी की तरफ जाने की कोशिश करे। कुछ देर बाद अस्पताल से थकी हारी परेशान मम्मू घर लौटी। हमने उनसे नानी की तबीयत के बारे में पूछा तो पता चला कि वो ठीक हैं, बस उन्हें किसी तरह का कोई सदमा लगा है जिसकी वजह से उन्हें अटैक आया था। हमें तो पता ही था कि आजकल वो किस परेशानी से गुजर रही हैं। रात वाली घटना हमने मम्मू को नहीं बताया कि उन्हें और टेंशन होगी बेकार में। 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग गया था नानी को ठीक होकर घर में आने के लिए। मामी और मौसी भी आ चुकी थी नानी को देखने। कुछ दिनों के बाद हम सब ने आवाज़ फिर सुनी और बाकी सबको भी सुनाई। अब हम सब श्योर हो गए थे कि कुछ तो ऐसा राज है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है, और इसी वजह से हमारी जाने की हिम्मत नहीं हुई। नानी के घर आने के बाद हमने एक चीज़ नोटिस करी कि पहले की तरह अब कोई आवाज़ नहीं आती थी, और ना ही उससे पहले कभी मैंने या शायद किसी और ने कोई आवाज़ सुनी हो। खैर धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार हो रहा था और हम सब इस बात से बहुत खुश थे। मामा को हमने कुछ नहीं बताया था। अम्मा के अचानक ऐसे बीमार पड़ जाने के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। नाना को भी उन्होंने ऐसे ही एक दिन अचानक खो दिया था और अब वो इस बात से बहुत ज़्यादा डरे थे कि कहीं नानी भी हम सबको यूँ छोड़ के चले ना जाएं। लेकिन हम सब गलत साबित हुए जब एक दिन मामा ने हम सबको बुलाकर खुद ही पूछ लिया कि हम लोगों ने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ बड़े गौर से देखा, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि सच बताएं या झूठ बोल दें। उनके दोबारा पूछने पर मम्मू ने डरते डरते बताया कि सब ने आवाज़ सुनी है। ठीक है, आओ मेरे साथ। ये सुनने के बाद इतना बोलकर वो सीधे नानी के कमरे की तरफ बढ़ गए। वहाँ जाकर देखा तो नानी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही मम्मू और राजकुमारी ने लपक कर उनके उठने में मदद करी। नानी की हालत में पहले से अब सुधार था। अम्मा, हम आपसे जानने आए हैं, आप तो बता दीजिए आखिर उस कोठरी में ऐसा क्या है। हाँ लाला, रुक जा बताती हूँ। और निशु, तुम्हें भी तो जानना था ना। लाओ थोड़ा पानी पिला दो पहले, बहुत प्यास लगी है। जी अम्मा। पानी पीने के बाद नानी ने जो बताना शुरू किया उसे सुनकर लगा कि हम तो कुछ भी नहीं जानते इस घर के बारे में। मेरी शादी के बाद रात में अक्सर ऐसा होता था कि अचानक नींद खुलने पर मैं देखती थी कि नाना अपनी जगह पर नहीं है, और ऐसा होने का समय हमेशा एक जैसा रहता, कभी नहीं बदलता। मैंने इस बारे में जब उनसे पूछा तो वो बात को टाल देते थे और मुझे चेतावनी देते कि रात को उधर ना जाऊं। पर निशु, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत चंचल थी। मैंने सोचा कि जान कर कहूँगी कि आखिर बात क्या है। फिर उसके अगले दिन मैं सोने का नाटक करती रही। जब नाना रात को उठे तो मैं भी उनके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि नाना उस कोठरी के अंदर जाके थोड़ी सी देर में बाहर आ गए, और चाबी उन्होंने अपने जनेऊ में बांध रखी थी। ऐसा नहीं कि मैंने उस चाबी के बारे में कभी उनसे पूछा नहीं था, लेकिन जाहिर है वो मुझे ये राज इतनी आसानी से क्यों बताते, और नाना के अलावा घर में और कोई था ही नहीं जिससे मैं ये पूछ सकती। तुम सबकी तरह मैं भी सोचती रहती थी कि आखिर वहाँ क्या है। जल्दी ही मुझे जानने का मौका भी मिल गया। एक दिन रात को जब मैं लघु शंका के लिए उस समय से थोड़ा पहले उठी तो लगा कि उस वाले रसोई में कोई है। किसी के गहनों और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा
कि इतनी रात में कौन हो सकता है। जब मैं वहां देखने गई तो देखा कोई औरत रसोई में खीर और पता नहीं पूड़ी पका रही थी शायद। पास में ही एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ घर में जलने वाले दिए से काफ़ी तेज़ थी, और उस पूरी जगह में बहुत अच्छी सुगंध फैली हुई थी। वैसी सुगंध मैंने अपने अपने पूरे जीवन में न उसके पहले और न उसके बाद कभी महसूस करी थी। उसने अंगिया और खूब सारी कालियों का गहरा पहन रखा था, बंजारों के गहने जैसे थे। उस पूरे माहौल को देखकर लग रहा था जैसे मैं बहुत पुराने समय में चली गई हूँ। ये वो जगह नहीं थी जिसे मैं रोज़ दिन में देखती हूँ। ये बताते हुए नानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस समय को फिर से जी रही हों। कुछ देर के लिए वो चुप हो गई। फिर क्या हुआ नानी? मेरे दोबारा पूछने से वो वापस वर्तमान में लौटी और फिर बताना शुरू किया। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इन सब की तो मैंने कल्पना ही की थी। उसके बाद मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने देखा कि खाना बनाने के बाद उसने अपने हाथ को हवा में लहराया और चूल्हे की पूरी आग बुझ गई, और उसके साथ साथ वो दिया भी बुझ गया। और उसके बाद वो उड़कर अपनी कोठरी में चली गई। वहां पहले ऐसा सन्नाटा फिर से छा गया था। सब फिर से पहले ऐसा हो गया, वीरान और डरावना। ये सब सुनकर मैंने सोचा, अच्छा हुआ ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं मैं तो बेहोशी हो जाती और फिर कभी मामा के यहाँ आने का नाम नहीं लेती। फिर क्या हुआ अम्मा? अगले दिन जब तुम्हारे पिता से मैंने ये सब बताया तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हुए, मुझे बहुत डांटा और कसम ली कि मैं फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मैंने भी फिर कभी जाने की कोशिश नहीं करी। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने मुझे ले जाकर उस कोठरी को दिखाया और बोला कि इसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना, और वो चाबी मुझे दे दी। तब से मैं हमेशा ऐसा करती चली जा रही हूँ। दिन में चाहे कहीं भी रहूँ, रात को हमेशा मैं घर में होती हूँ, और इसलिए मैंने तुम में से कभी किसी को उधर जाने भी नहीं दिया, खासकर रात को। ये सब सुनकर सभी डर गए, पर खुश भी थे कि चलो कम से कम इस रहस्य से पर्दा तो उठा। नानी ने बताया कि उस कोठरी में रखे घड़ों में सोने चांदी की अशरफियाँ हैं, और इसके अलावा कुछ बचे हुए खानदानी गहने। वो औरत हर पूर्णवासी में एक सोने की अशरफी रख जाती थी। नानी ने आगे बताया कि पीढ़ियों से चला जा रहा है, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया कि वो औरत थी कौन और ऐसा क्यों करती थी। ये हमेशा राज ही रहा। ये सब सुनने के बाद मुझ में ना जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी। मैंने ठान लिया था कि इस पूर्णवासी में उसे देख कर रहूँगी। पता नहीं ये मैंने क्यों कहा, और मैंने सच में किसी को बताया नहीं वहाँ पर ये चीज़, लेकिन मैंने मन में ठान रखी थी ये चीज़ मैं करूँगी। पूर्णवासी वाली रात को सबके सोने के बाद मैं चुपके से उठ गई। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद मैंने वही सब देखा जो नानी ने मुझे बताया था, लेकिन मेरी ख़राब किस्मत ना जाने कहाँ से उस दिन वहाँ एक बाल्टी रखी थी, जिससे मेरा पैर टकराते ही उसने पलटकर गुस्से में मेरी तरफ देखा। उस जैसी सुंदर औरत मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसके आगे आज की सारी हीरोइनें भी फेल हैं। उसकी सुंदरता देख के लगा अप्सराएं शायद इतनी सुंदर होती होंगी। मैं उसे देखती ही रह गई, और हड़बड़ी में मेरे मुंह से बस वही सदियों पुराना डायलॉग निकला, तुम कौन हो? मेरे मुंह से इतना सुनते ही उसने तेजी से एक फूंक मारी। उसके फूंक मारते ही पूरा चूल्हा एक बार में बुझ गया, और साथ साथ दिया भी। फिर पलक झपकाते ही वो उस कोठरी में समा गई। जितनी तेजी से ये सब हुआ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि ये सब था क्या। मैं डरी सहमी चुपचाप आकर मम्मी के पास लेट गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी
कि मैं मम्मी को जगाकर ये सब बताऊं। अगले दिन जब मैंने मम्मी को ये सब बातें बताई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। नानी को छोड़कर सबको ये बात पता चल चुकी थी और बारी बारी सब मुझे डांट चुके थे। मामा और मम्मी मुझे सीधा लेकर नानी के पास गए। आज पहली बार नानी के सामने जाते हुए मुझे डर लग रहा था। आखिर मैंने काम ही ऐसा किया था। हमें देखकर नानी मुस्कुरा के बोली, अरे हमारा नातिन। मैंने भी हंसने की कोशिश करते हुए उनकी तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि हमारे आने से पहले वो रो रही थी। उन्हें ऐसे देखकर मामा से रहा नहीं गया। वो बोले, अम्मा अभी घर बनना शुरू नहीं हुआ, बस सामान ही तो मंगवाया है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? क्यों इतनी चिंता कर रही हैं आप? घर आपसे बढ़कर तो नहीं है ना? अगर आप खुश नहीं है तो नहीं बनेगा। अगर आप ऐसी दुखी रहेंगी तो आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। पिताजी तो असमय हमें छोड़कर चले गए। अब आप क्या चाहती हैं, मैं अनाथ हो जाऊं? ये कहते कहते मामा नानी के पैरों में गिरकर रो पड़े और साथ में नानी भी। हम सबकी आंखों में आंसू थे। नहीं लाला, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं। मैं तुम्हारी खुशी से बहुत खुश हूं। मुझे पता है कि घर बहुत पुराना हो चुका है। कुछ कोठरियां तो कभी भी गिर सकती हैं। कल को बच्चों की शादियां कैसे जर्जर हो चुके घर में होगी। अब ये इस लायक भी नहीं बचा कि इसकी मरम्मत हो सके। तुम कब से इसे बनवाने को कह रहे थे। बस वो पीछे वाली कोठरी और उसे लग के बना चूल्हा ऐसे है, उसे अलग छोड़ देना और उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना के एक दरवाज़ा लगा देना, ताकि उस हिस्से से नए बने घर का कोई सीधा कनेक्शन ना रह जाए। मैं नहीं चाहती कि अब उसकी वजह से कोई डरे या परेशान हो, और उसे भी एकांत पसंद है। इतना सुनते ही मैं रोने लगी। मुझे अचानक रोता देखकर नानी घबरा के पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मेरे मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे। तब मम्मी ने उन्हें पूर्णमासी की रात वाली पूरी बात बताई। ये सुनते ही नानी एकदम हक्की बक्की रह गई। उन्हें भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी सबसे लाडली नीशू ऐसा भी कर सकती थी। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी मुझसे। ये एक और सदमा था जो उन्हें मेरी वजह से लगा था आज। मैंने उन्हें बहुत सॉरी बोला, लेकिन वो रोए जा रही थी और कहती जा रही थी कि नाना से वादा किया था वो निभा नहीं पाई। मम्मी ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं आज बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। उस पूर्णवासी की रात के बाद उस औरत की आत्मा फिर कभी वापस नहीं आई, ना ही फिर कभी किसी ने कोई आवाज़ सुनी। नानी को फिर से संभलने में बहुत दिक्कत लग गई और बहुत वक्त लग गया। मेरी गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थीं। मैं हर दिन उन्हें सॉरी बोलती। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। एक दिन जब सभी बैठे हुए थे, मामा ने नानी से कहा, अम्मा मैंने आपसे पूछकर ही सामान मंगवाया था। मानता हूँ कि गलती मेरी है। मैं आपकी हाँ में छुपे दर्द को पहचान नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो। अब मैं इस घर को नई तरीके से नहीं बनवाऊंगा। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। नहीं लाला, घर तो एक ना एक दिन बनना ही है। इससे पहले किसी और दिन बने या फिर किसी हिस्से पे गिर पड़े और कोई चोटिल हो जाए, घर बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं क्या करूं लाला, सब कुछ जानने समझते भी ये घर अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखने की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते नानी सुबक पड़ी। फिर बोली, पहले मैं खुद को समझा रही थी, पर इतने दिन जब अस्पताल में रही तो तुम लोगों को इतना दुखी देखकर और परेशान देखकर सोचा कि तुम लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मेरी भी आखिर कितनी उम्र रह गई है। अब अच्छा होगा ना कि कुछ दिन मैं भी तो नए घर में रहूं, नए और तरीके सीखूं। पूरी ज़िंदगी तुम सब ने मेरी हर बात का मान रखा है। मैंने जो कहा किया। उसी तरह अब मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से घर बनाने दूं। और यादों का क्या है, यादें तो इंसान के दिल में भी होती हैं। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक वो यादें मेरे साथ ही रहेंगी ना।
मेरे जीते जी कोई उन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। नानी खुद को संभालते हुए बोली। नानी की बात सुनकर लगा कि इस नज़रिए से तो मैंने सोचा ही नहीं। नानी ने कितनी जल्दी खुद को आने वाले बदलाव के साथ ढाल लिया। फिर मेरा दुख नानी के दुख से बड़ा नहीं हो सकता ना। उन्होंने तो ना जाने जिंदगी के साथ कितने साल बिताए हैं, और मेरी वजह से वो अपना कर्तव्य भी भुला पा रही थी, जिसका उन्होंने नाना जी से वादा किया था। मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक नानी ने मुझे बुलाकर कहा, बेटिया तुम भी अब ज़्यादा मत सोचो। उसका और हमारा बस इतना ही साथ था। ऊपर जाकर मैं सबकी तरफ से नाना जी को और उनके पूर्वजों से भी माफ़ी मांग लूँगी। यही कह के उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोली, लाला चलो, अच्छा ज़रा मुझे बाहर ले चलो और बताओ चलकर कि नए घर का नक्शा कैसा होगा, और हाँ मेरा कमरा सबसे बढ़िया होना चाहिए। ये कहकर नानी हंस पड़ी। नानी की बात सुनकर सब हंस पड़े। घर में हंसी खुशी का माहौल फिर लौट आया था। नानी की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। मम्मी मौसी सब घर जाने की तैयारियों में लगे थे। मम्मी ने मुझे भी साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि अभी छुट्टियां ख़त्म होने में कई दिन बाकी हैं, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगी। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी किसी के साथ। जाते जाते मम्मी और मौसी मुझे खूब खूब समझा गईं कि अब मैं कोई शैतानी ना करूं और किसी को बिल्कुल भी परेशान ना करूं। उसी रात जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी तो मैंने उस कोठरी के अंदर किसी के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ सुनी। ये सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे ऐसा लगा था कि अब वो कभी भी नहीं आएगी। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर मैं ध्यान दिया कि आज तो पूर्णवासी है। इससे पहले कि मैं पलटकर भाग पाती, मुझे कोई आवाज़ आई, और वो आवाज़ देखते ही देखते कोठरी के साथ साथ ऐसा लगा जैसे पूरे घर में गूंज गई हो। मैं चिल्लाते हुए भागी तो बाकी सब भी अपने अपने कमरे से निकल आए। मामा ने मुझसे कहा, क्या हुआ निशु? मैंने कहा, मामा मामा मुझे बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी, जैसे बहुत लोग मिलकर रो रहे हों। मामा ने कहा, कहाँ? कौन रो रहा है? हमें तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। बाकी लोगों ने भी मना कर दिया कि उन्हें भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मतलब वो आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद आवाज़ें इतनी तेज हो गईं कि मेरे कान सुन पड़ने लगे, और फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं। अगले दिन जब मैं जागी तो पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद तो ये हर दिन होने लगा। कभी बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगती, कभी लगता कि कोई मेरे बगल में ही सो रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि किसी ने मुझे धक्का दिया। कभी अंधेरे में खड़ा होने पे ऐसा लगता कि मुझे कोई घूर रहा होता है। कभी कभी रात में अचानक मुझे खीर पूड़ी की महक आने लगती। ऐसा लगता जैसे उस बंजारन की कंजी आंखें हर वक्त मेरा पीछा करती रहती हैं। मुझे वो हर जगह खुद को घूरते हुए दिखाई देती है। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी थी। अब ना मैं सही से सो पाती थी और ना कुछ खा पाती थी। सोच रही थी कि इससे अच्छा होता कि मैं मम्मी के साथ घर चली जाती। वो बंजारन उस दिन मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत लगी थी। आज उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। घर में मैंने किसी को अब तक ये सब नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रात को नानी के पास ही सोती थी। एक दिन जब रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि नानी वहाँ नहीं है। तभी मुझे लगा कि कोठरी की तरफ कोई गया है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं वहाँ जाकर देखूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से नानी मुसीबत में पड़ गई हो। ये सोचकर जैसे मुझे हिम्मत मिली और मैंने जाकर देखा तो नानी उस कोठरी का ताला खोलने में जुटी थी। नानी, ये आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं बिटिया, आज मैं उस बंजारन से बात करके रहूंगी कि उसने क्यों तुझे इतना परेशान करके रखा है। तुमने जो भी किया
वो तुम्हारी ना समझी थी। फिर वो क्यों इतना परेशान कर रही है? नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं परेशान नहीं हूं। चलो, आप यहाँ से चलकर आराम करो। मैं तुम्हारी मम्मी की मम्मी हूँ बिटिया। तुम मुझसे भले कुछ ना बताओ, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से चलो, मैं बताती हूँ सब कुछ। फिर मैंने बताया कि कुछ दिनों से उसने मुझे कैसे परेशान करके रखा है। तुम परेशान ना हो बिटिया, मैं कल ही मजदूरों को बुलाकर सबसे पहले वो कोठरी गिरवाती हूँ और पंडित जी को बुलवाकर कोई उपाय पूछती हूँ। जब तक उसने किसी को परेशान नहीं किया था तब तक ठीक था, लेकिन अब कुछ करना ही होगा। ये सब हम बातें कर ही रहे थे, उसमें हमें ये लेकिन नहीं पता था कि अंधेरे में खड़ा वो साया, वो बंजारन का साया हमें घूर रहा था। और ये सुनते ही उसकी आंखों का रंग बदलकर लाल हो गया। अगले दिन पंडित जी और दो मजदूरों को बुलाया गया ताकि उस कोठरी को गिरवाया जा सके। पंडित जी ने सबके माथे पर केसर तिलक लगाया और हाथों में अभिमांत्रित की हुई कोई मोली यानी कलावा बांधा ताकि किसी को नुकसान न पहुंचा जाए। उसके बाद पंडित जी, मामा और नानी और दो मजदूर अंदर गए। अंदर इतना घुप अंधेरा था कि लालटेन की रोशनी किसी काम नहीं आ रही है। उस कोठरी का सन्नाटा ऐसा था जैसे वो कोठरी घर में ना होकर किसी जंगल में स्थित हो। थोड़ा आगे जाने पर झिंगुरों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे झिंगुर भी डर रहे हों शोर मचाने से। बंजारा से मिले सिक्के वहीं रखे हुए थे। सबसे पहले उन्हें ही वहां से बाहर लाना था। मजदूरों ने जैसे ही बक्से को छुआ, वो बक्से तुरंत ऐसे हिलने लगे जैसे उनके अंदर किसी ने तूफान भर दिया हो। मजदूर डरकर तुरंत पीछे हट गए और गिड़गिड़ाने लगे। पंडित, हमका हमका जाय दियो, हमारे छोटे छोटे लारी का है, हम अपन जान जोखिम में डाल कर ना सके, ये काम ना करम। पंडित जी बोले, अरे कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, जाओ उसे अच्छी तरह कस के पकड़ लो और बाहर ले आओ। मजदूरों ने जैसे ही उस बक्से को हाथ लगाना चाहा, वो पलक झपकते ही घिसटता हुआ पीछे की दीवार से जा चिपका। अब मजदूरों की हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन पंडित जी के बहुत समझाने से और ज्यादा पैसों की लालच में वो फिर तैयार हो गए। इस बार वो जैसे ही बक्से की तरफ बढ़े, पल भर में किसी अदृश्य ताकत ने उठाकर उन्हें फेंक दिया। ये देखकर बाकी सब बहुत डर गए थे। दोनों गिरकर बेहोश हो गए। मामा और पंडित जी उन्हें लेकर जैसे ही दोहरी के बाहर पहुंचे, कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी वहां पायल और गहनों की वही मधुर झंकार सुनाई देने लगी जो नानी और मुझे सुनाई दी थी। वो साया जब अंधेरे से चलता हुआ लालटेन की रोशनी में आया तो नानी उसे देखकर बुरी तरह कांप गई। शरीर के नाम पर सिर्फ उसका अस्थिर पंजर ही था जिस पर उसने सारे गहने पहने हुए थे। वो बुरी तरह जलकर काले पड़ चुके थे और जिनका अधिकांश भाग गायब था। और हाँ, सारे शरीर में सिर्फ उसकी आंखें ही थीं जो सही सलामत अपने कोठरी में थीं, लेकिन इस वक्त उनमें जैसे खून भरा था। मुंडका, नानी का नाम था ये। तू मुझे मेरे ही घर से भगाएगी? तेरी ये हिम्मत! मेरे ही दिए धन से तेरे परिवार की आज शान शौकत है और तेरी ये मजाल कि तू मेरा घर गिराएगी? ये बोलते हुए उसकी आंखों की पुतलियों का रंग सफेद पड़ चुका था और अब उसकी आंखें उनकी रीढ़ की हड्डी में सिरन पैदा कर रही थीं। तूने मेरी बच्ची को परेशान किया है। उस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उसे परेशान कर रही है? मैंने परेशान किया तेरी बच्ची को या उसने खलल डाली मेरे सुकून में? क्या जरूरत थी उसे मुझे टोकने की? अरे वो तो उससे गलती हो गई, पर बदले में तूने भी उसका जीना हराम कर दिया। मैंने तुझे यहाँ रहने दिया, मेरे खानदान ने तुझे कभी परेशान नहीं किया और तू आज मेरी नीशू को परेशान कर रही है।
तूने और तेरे खानदान ने मुझे यहाँ रहने दिया? अरे मूर्ख, तुम दोनों ने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम लोगों को यहाँ रहने दिया। अब जो भी बोल तू, मैं आज तेरी कोठरी गिरा के रहूंगी। ये कहकर नानी ने जैसे ही हावड़ा उठाया, वो वही हवा में ऊपर टंग गई और नानी की चीखें सुनाई दी। हम सब वैसे ही दरवाज़ा पीट रहे थे। नानी की आवाज़ सुनकर हम बहुत डर गए कि क्या हुआ उनके साथ। सब ने कोशिश कर ली थी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सब थक चुके थे। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे पर धक्का लगाना शुरू किया और एक धक्के के साथ ही वो खुल गया और फिर वापस बंद हो गया। लेकिन मैं तब तक अंदर आ चुकी थी। आओ नीशु, बंजारों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अंधेरे में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी जिससे पता चल रहा था कि वो मेरे बहुत करीब खड़ी है। मैं डर के पीछे हट गई और मैंने कहा, मेरी नानी कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? ये कहते हुए मैं अंधेरे में उन्हें टटोलने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मेरे पैरों के नीचे लालटेन के टूटे हुए टुकड़े पड़े। उनसे बचने के लिए मैं जैसे थोड़ा हटी कि चीज़ से टकराकर मैं गिर पड़ी। टटोल कर देखा तो वो नानी थी। चेहरा शायद खून से सना था। उन्हें उस हालत में देखकर मैं रोने लगी। नानी उठो ना। नानी क्या हुआ आपको? प्लीज़ उठो ना नानी। क्या किया तुमने मेरी नानी के साथ? अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दुख और गुस्से से मैं कांप रही थी। जैसी नानी वैसी नातिन। तूने मुझे टोका था ना, मेरे सुकून में बाधा डाली। अब तुझे उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। हाँ तो बदला मुझसे लेती ना। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जो कोई भी मुझे मेरे घर से निकालने की हिम्मत करेगा उसको कोई नहीं बचा सकता। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस लालटेन गिराई और ये अंधेरे में डरकर खुद ही गिर पड़ी। इतनी कमजोर दिल की